हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का सिंपल सा नेम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। की सिंपल सा है कि जो 91 में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 3 टाइप की पॉलिसीज आई थी। उनका हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज हुए एंड उस चेंजेस से बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सर ये इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं, तो हमने क्या डिस्कस किया था 91 के पहले हमारे इंडिया में कोई भी बिजनेस करना आसान नहीं होता था। कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे बिजनेस करने को लेकर, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता था तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो ये सब करने से हमारा बिजनेस क्या था, बहुत ही मुश्किल भरा था। बिजनेस करना आसान नहीं था। एक्सपोर्ट करना हो, इंपोर्ट करना हो, उसके लिए बहुत सारी ड्यूटी लगती थी, टैक्स वगैरह बहुत सारा लगता था, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, टैरिफ्स लेने पड़ते थे, इंपोर्ट के कोटा फिक्स थे। यदि हमें अपने बिजनेस को एक्सपांड करना होता था, बिजनेस को कॉन्ट्रैक्शन कम करना होता था, तो विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन हम कोई भी बिजनेस को ना तो एक्सपेंशन कर पाते थे, ना ही उसका कॉन्ट्रैक्शन कर पाते थे। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, रूल्स एंड रेगुलेशन थे। तो उस कारण से बिजनेस करना इंडिया में आसान नहीं था। लेकिन बिजनेस को आसान बनाने के लिए क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, उसको हमने क्या बोला, लिबरलाइजेशन में सिंपल सा क्या हुआ था कि बिजनेस को उन्होंने बहुत ही आसान कर दिया था। कई सारे रूल्स रेगुलेशन जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया था और बिजनेस को बहुत ही क्या बनाया गया, आसान बनाया गया। तो उसी को हम क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं कि जो बिजनेस को आसान बनाया गया, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, उसका हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, आज हम उसको 8 पॉइंट के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। क्या हुआ 91 के पहले तो क्या था, इंडिया में इंपोर्ट उतना ज़्यादा होता नहीं था और जो भी कंपटीशन था, क्या लिखा है, इंक्रीजिंग कंपटीशन। जो भी इंडिया में बिजनेसमैन के लिए जो कंपटीशन था वो केवल इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन थे या जो इंडिया में जो बिजनेस थे उन्हीं से कंपटीशन था। लेकिन क्या हुआ 91 के बाद, क्या हुआ 91 के बाद कई सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, कई सारी एमएनसीज कंपनी इंडिया में आई, तो उनके कारण कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ। पहले क्या था, बिजनेस करना आसान नहीं था। एज्यूम करो किसी कंपनी को लाइसेंस मिल जाता था, कोई कंपनी बिजनेस करती थी तो केवल मार्केट में वो सिंगल प्लेयर होती थी या कुछ ही कंपनीज होती थी जो मार्केट में बिजनेस करती थी। तो इंडिया से भी कंपटीशन कम था, क्यों, कुछ ही कंपनियां काम करती थी और फॉरेन की एमएनसीज कंपनी तो बिल्कुल ना के बराबर थी जो बिजनेस इंडिया में आके करती थी। लेकिन क्या हुआ, लेकिन 91 के बाद बिजनेस करना इतना लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, बिजनेस को इतना आसान बना दिया गया, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आई, कई फॉरेन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट को इंडिया में एक्सपोर्ट किया या इंडिया में इंपोर्ट बढ़ने लगा। तो उससे क्या हुआ, कंपटीशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो सर इसका बिजनेस पर कंपटीशन इंक्रीज होने से क्या हुआ, जिन कंपनीज ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया या जिन कंपनीज के पास लार्ज रिसोर्सेज थे, तो वो कंपनीज तो उस कंपटीशन को पूरा कर पाई, कंपटीशन के एनवायरनमेंट में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाई और बाकी कई सारी कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ या कई सारी कंपनीज क्या हुई, बिल्कुल ही बंद हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि 91 के बाद एलपीजी पॉलिसीज आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण कंपटीशन बढ़ा और कंपटीशन बढ़ने के कारण इंडियन कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, उनको बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करना पड़ा और लार्ज रिसोर्सेज वाली जो कंपनी थी वही इसको क्या कर पाई, सही ढंग से उसको फेस कर पाई और बाकी कंपनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट, मोर डिमांडिंग कस्टमर। कि प्रायर टू 91 क्या था, प्रायर टू 91 सिंपल सा था कि बहुत ही कम कंपनीज थी। कंपनीज क्या थी, मैंने फिर से बोला, बहुत ही कम कंपनीज थी और कंपनीज का जो प्रोडक्शन होता था वो भी गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही प्रोडक्शन को वो क्या करती थी, इंक्रीज करती थी। तो कस्टमर को प्रोडक्ट बहुत ही कम मिलता था या क्या था, प्रोडक्शन कैसा होता था, प्रोडक्शन बहुत ही शॉर्ट रहता था, प्रोडक्शन क्या होता था, बहुत ही कम होता था। तो एक कंसेप्ट चलता था प्रोड्यूसर बेस्ड कंसेप्ट। प्रोडक्शन तो कम होता था तो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता था वो कस्टमर को खरीदना पड़ता था। क्यों सर, क्यों खरीदना पड़ता था, क्योंकि प्रोडक्शन क्या होता था, कम होता था। प्रोडक्शन कम होता था, डिमांड ज़्यादा होती थी, हमें चाहिए। तो प्रोडक्शन कम होता था, डिमांड ज़्यादा होती थी, तो जो मार्केट में मिलता था वही कस्टमर को परचेज करना पड़ता था। क्यों, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट था।
प्रोडक्ट की क्या थी, शॉर्टेज थी। लेकिन जैसे ही 91 की जो पॉलिसीज आई उसके कारण से कई इंडियन कंपनीज ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कई फॉरेन कंपनीज भी फॉरेन से अपना बिजनेस लेकर आई, उन्होंने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्शन क्या होने लगा, बहुत ही ज़्यादा होने लगा। पहले प्रोडक्शन कम था तो कस्टमर क्या होते थे, कस्टमर को तो लेना पड़ता था, कस्टमर अपनी कोई डिमांड नहीं रख पाते थे। क्यों, वैसे ही नहीं मिल रहा, डिमांड रखेंगे तो और नहीं मिलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आए, प्रोडक्ट के ज़्यादा बढ़ने से कस्टमर की डिमांड भी बढ़ने लगी। क्यों, कई सारी कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, सप्लाई बढ़ने लगी, डिमांड थी उतनी थी नहीं, डिमांड नहीं होने से फिर कौन सा कंसेप्ट आया, मार्केटिंग कंसेप्ट आया कि कस्टमर की डिमांड पर प्रोडक्शन होने लगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, सप्लाई ज़्यादा होने से कंपनीज का प्रोडक्ट सेल नहीं होता था। कंपनी का प्रोडक्ट सेल नहीं होने के कारण कंपनीज ने फिर कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया, मार्केटिंग कंसेप्ट, कि जैसा कस्टमर डिमांड करता था, जैसे कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स होती थी, उसी के अकॉर्डिंग कंपनीज क्या करती थी, प्रोडक्शन करती थी। और आज भी हम देखते हैं कि कितनी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। 91 के पहले प्रोडक्ट कैसा ही हो सेल हो जाता था। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन कम होता था, डिमांड ज़्यादा होती थी। लेकिन 91 के बाद जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो सप्लाई ज़्यादा होने लगी, सप्लाई ज़्यादा हुई, डिमांड कम थी, तो कंपनीज का प्रोडक्शन जो वो करती थी वो सेल नहीं होता था। तो इस कारण से कंपनीज ने फिर किस पर फोकस किया, कस्टमर की डिमांड पर फोकस किया। जैसी कस्टमर की डिमांड होती थी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्शन किया, जिसके कारण से उनका प्रोडक्ट आसानी से सेल हो जाए। मेरे ख्याल से आपको सेकेंड पॉइंट भी समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, नेसेसिटी फॉर चेंज। नेसेसिटी फॉर चेंज का सिंपल सा मतलब है, 91 के पहले क्या थी, जो कंपनीज थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो बिजनेसेस थे, वो स्टेबल पॉलिसी पर वर्क करते थे। स्टेबल पॉलिसी का मतलब कि जो एक बार पॉलिसी बना ली उसी को कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करते जाते थे। लेकिन क्यों, क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, ना इंटरनल कॉम्पिटिशन था, ना कोई एमएनसी कंपनी थी, एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन था। लेकिन कुछ भी नहीं था, ना इंटरनल कॉम्पिटिशन था, ना ही एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन था। आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 91 के बाद क्या हुआ, कई सारी फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया, कई सारी इंडियन कंपनीज ने भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो उसके बाद जो स्टेबल पॉलिसी जो कंपनीज ने बना रखी थी, उसके बाद कंपनीज ने क्या किया, अपनी पॉलिसीज को, प्लानिंग को, स्ट्रेटजीज को बार बार उन्हें क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। क्योंकि फिर स्टेबल पॉलिसी के द्वारा वो अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए उन्होंने बार बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंज हुआ, उन्होंने अपने बिजनेस के मैनेजमेंट में, बिजनेस की पॉलिसीज में, बिजनेस की प्लानिंग में, स्ट्रेटजीज में उन्होंने वैसे ही क्या किए, चेंजेस किए। उसके बाद क्या है, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। सिंपल सा था कि पहले क्या था, फिर से वही बात, कंपटीशन नहीं था, कंपनी जैसा बनाती थी वैसे ही प्रोडक्ट, कंपनीज का प्रोडक्ट सेल हो जाता था। लेकिन जैसे ही फॉरेन कंपनीज आई, फॉरेन कंपनीज के अच्छे टेक्निकल अच्छे प्रोडक्ट थे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट थे, तो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होने के कारण इंडियन बिजनेसमैन को उससे क्या हुआ, कॉम्पिटिशन झेलना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ा। तो इंडियन कंपनीज को भी टेक्नोलॉजी को उनको क्या करना पड़ा, अपग्रेड करना पड़ा। उन्हें बहुत सारा पैसा, पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनीज इतना पैसा खर्च नहीं करती थी, एक्सपेंड नहीं करती थी। लेकिन फॉरेन कंपनीज के आने के कारण, कंपटीशन बढ़ने के कारण इंडियन कंपनीज को भी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करने पड़े, टेक्नोलॉजी पर भी उनको खर्च करना पड़ा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उनको क्या करना पड़ा, बहुत ही खर्च। क्यों, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में वही कंपनी सर्वाइव करेगी जो कंटिन्यूसली अपने आप में क्या करेगी, चेंजेस लाएगी। तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हुई, बहुत ही फास्ट चेंज हुई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, इंडियन कंपनीज को उस पर बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करने की जरूरत पड़ी। उसके बाद क्या है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रायर टू 91 इंडियन कंपनीज में जो भी एम्प्लॉयज़ होते थे, उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं को लेकर कंपनीज क्या करती थी, वर्क करती थी। लेकिन कंपटीशन बढ़ने के कारण, बहुत सारी कंपनीज के आने के कारण इन डेवलपमेंट, किसका, ह्यूमंस, जो उनकी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ थे, वर्कर्स थे, उनका भी उनको डेवलपमेंट करना पड़ा। उनकी स्किल्स को डेवलप किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उनका नॉलेज हो। क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो किया गया, तो उन्हें अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डेवलप करना पड़ा। ड्यू टू कॉम्पिटिशन, ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण ऐसे कई सारे चेंजेस आए कि जिसके कारण से ह्यूमन रिसोर्सेज को भी अपडेटेड किया गया, स्किल्ड बनाया गया। उनके अंदर नई उनको ट्रेनिंग देकर उनको बहुत ही अच्छा मोटिवेट और सारी चीज़ें उनको की गई। नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि पहले कौन सा कंसेप्ट चलता था, सेलिंग कंसेप्ट चलता था। सेलिंग कंसेप्ट का सिंपल सा मीनिंग था कि पहले सेलिंग कंसेप्ट का मीनिंग था प्रोड्यूसर बेस्ड। प्रोड्यूसर बेस्ड का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर बेस्ड का सिंपल सा मीनिंग है जो मैन्युफैक्चरर होते थे, जो प्रोड्यूसर होते थे, पहले क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे,
फिर उसको क्या करते थे, कस्टमर को सेल कर देते थे। वो कस्टमर से कुछ भी नहीं पूछते थे, कस्टमर से वो कुछ भी नहीं पूछते थे, ना कोई नीड एंड वांट्स का ध्यान रखते थे। वो तो ये सोचते थे मैंने जो बनाया वो खरीदना पड़ेगा, बाई हुक और क्रुक, कैसे भी करके वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते थे। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं होती थी, इतना ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता था। तो कौन सा कंसेप्ट चलता था? सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में सिंपल सा था, प्रोड्यूसर जो बनाएगा वो कस्टमर को खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं होता था। लेकिन अब कौन सा कंसेप्ट आया? 91 के बाद आया मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट सिंपल सा है, किसको ध्यान में रखना होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो सेलिंग कंसेप्ट था, सेलिंग कंसेप्ट में प्रोड्यूसर अपने हिसाब से वर्क करता था। मार्केट का राजा कौन होता था? प्रोड्यूसर होता था। और मार्केटिंग कंसेप्ट में मार्केट का राजा कौन रहेगा? कस्टमर रहेगा। जैसी कस्टमर की नीड्स रहेंगी, जैसी कस्टमर की वांट्स रहेंगी, उसी के हिसाब से क्या होगा, उसी के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो मार्केट ओरिएंटेशन इसमें सेलिंग और कंसेप्ट में क्या हुआ, चेंज हुआ, कस्टमर को बेस बनाया गया। उसके एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, इसका सिंपल सा मीनिंग है एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। क्या हुआ, पहले इंडियन कंपनीज को फॉरेन में इतना एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं होती थी, लेकिन 91 के बाद क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन आया, साथ में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी थी कम हो गई या लगना बंद हो गई। तो जिसके कारण से कई इंडियन कंपनीज ने फॉरेन कंपनीज में भी अपने प्रोडक्ट को क्या किया, सेल किया। कई सारी ऐसी कंपनी रही जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी के लिए या अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए फॉरेन कंट्रीज में भी सेल करना क्या कर दिया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे कई सारी इंडियन कंपनी, इंडिया में कई सारी कंपनीज आई, लेकिन कई इंडियन कंपनीज भी फॉरेन जाके उन्होंने क्या किया, बिजनेस किया और अपने बिजनेस को बहुत ही ग्रोथ और सक्सेस पर ले गए। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर का मतलब है, पहले 91 के पहले 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें कौन वर्क करता था, जिसमें गवर्नमेंट वर्क करती थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी जो उसमें प्रोडक्शन करती थी, वर्क करती थी। जब कभी उनमें लॉस होता था, और मैं बार बार बोल रहा हूँ लॉस होता ही था। क्यों? क्योंकि रेड टेपेज में इतना था, मिनिस्ट्रियल इतना कंट्रोल था उन कंपनीज पर, या मिनिस्टर कंपनीज को इतना डिस्टर्ब करते थे, या कई रेड टेपेज में था, करप्शन बहुत ज़्यादा था। इस कारण से क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रहे थे, जब भी उनको लॉस होता था तो गवर्नमेंट उनको क्या कर देती थी, फंडिंग कर देती थी। फंडिंग का मतलब जैसे अभी अपन देखते ना, BSNL है, एयर इंडिया है, अभी भी टू ऐसी कंपनीज हैं कि BSNL और एयर इंडिया में क्या होता है, लॉसेस होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं। जब भी इनमें कभी लॉस होते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, उनको फंडिंग कर देती है, उनको सपोर्ट कर देती है। ऐसा सपोर्ट कर कर करके वो कंपनीज आज चल रही है। ऐसे ही उस समय हुआ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ, जो भी बिफोर 91 जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती थी, अंडरटेकिंग्स होती थी, कंपनीज होती थी, जब भी वो लॉस में चलती थी तो गवर्नमेंट उनको क्या करती थी, फंडिंग करके, गवर्नमेंट उनको फंडिंग करके उनको सपोर्ट कर देती थी, फाइनेंशियल सपोर्ट कर दी थी। लेकिन 91 के बाद गवर्नमेंट ने उनके लिए ये बोला, डायरेक्ट बोला कि अब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। यदि आप अच्छा करेंगे तो आप बिजनेस कर पाएंगे, और यदि आप अच्छा नहीं करेंगे तो हम आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। आपका जो बिजनेस है उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। कई सारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, कई सारों का तो क्या हो गया, कई सारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, कई का तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। और कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो सिक्योरिटीज थी, उनको बंद कर दिया गया, और उसके बाद भी उनको सपोर्ट देना बंद किया गया। कुछ कंपनीज को बंद किया गया, कुछ को सपोर्ट देना बंद किया गया। बाकी आज भी हम देखते हैं, चाहे BSNL हो और चाहे एयर इंडिया हो, ऐसी कुछ और कंपनीज हैं जिनको आज भी गवर्नमेंट सपोर्ट के द्वारा जो आज चल रही हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी उसका हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। यदि आपको मेरा ये टॉपिक या मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में आया हो, ये सारा जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा है समझ में आया हो, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ आपको अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके कजिन्स वगैरह हैं जो 12th क्लास में हैं, उनको भी क्या करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और साथ में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं 11th क्लास के लेक्चर भी अपलोड करूँगा बिजनेस स्टडी के, तो आप उन्हें भी 11th क्लास के स्टूडेंट को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अतुल जैन सर से आप बिजनेस स्टडी पढ़ सकते हैं।